हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर बंधु क्लासेस में स्वागत है। आज हम दोस्तों पर्यावरण से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। जो भी आने वाली एग्जाम होंगी यूपी से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये सारे प्रश्न बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं दोस्तों। और ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर बार बार पूछे जाते हैं। इनको आयोग के द्वारा एक न एक 2 साल बाद गैप कर कर इन्हें जरूर पूछता है। तो आइए हम लोग ऐसे प्रश्नों को देखते हैं जो आपकी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करना, क्योंकि जितने भी इसमें क्वेश्चन होंगे वो आपकी परीक्षा के लिए एक एक सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। तो आइए आज का पहला सवाल देखते हैं दोस्तों। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसा होता है? ए चतुर्थ दशात्मक, बी एक दिशात्मक, सी त्रिदिशात्मक, डी द्विदिशात्मक। तो पर्यावरण जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, इसमें ऊर्जा का प्रवाह जो होता है दोस्तों, वो सदैव कैसा होता है? एक दिशात्मक। मानी ऊर्जा जो होती है हमेशा निम्न से उच्च की तरफ या उच्च से निम्न की तरफ प्रवाहित होती है। मतलब इसमें ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो हमेशा एक दिशात्मक होता है। तो यानी आपका विकल्प क्या हो जाएगा? बी सही, यानी एक दिशात्मक। आइए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? ए उत्पादक स्तर, बी खाद्य स्तर, सी पोषण स्तर, डी अवशोषण स्तर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी पोषण स्तर। जो खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी होती है वो क्या होती है? पोषण स्तर होती है। यानी एक पोषण से दूसरे पोषण की तरफ ये खाद्य श्रृंखलाएं बढ़ती रहती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं, हरे पौधे को किसी टिड्डे द्वारा खा लिया जाता है या किसी मेमने द्वारा खा लिया जाता है। टिड्डे को मेढक द्वारा खा लिया जाता है और उसी तरह से मेमने को शेर की तरफ या हम कहें चीते की तरह से खा लिया जाता है। यानी जो खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं एक दूसरे का क्या करती हैं? पोषण करती हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं। तो इसलिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, पोषण स्तर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होते हैं? ए अपघटक, बी उत्पादक, सी प्राथमिक उपभोक्ता, डी द्वितीय उपभोक्ता। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए अपघटक। यानी किसी भी खाद्य श्रृंखला में तीन घटक पाए जाते हैं। पहला घटक जिसे हम कहते हैं उत्पादक वर्ग, यानी जो पहला इसका घटक होता है वो कौन होता है? उत्पादक वर्ग होता है। उत्पादक वर्ग होता है दोस्तों। उत्पादक वर्ग के अंतर्गत हम हरे पेड़ पौधों को, घासों को रखते हैं। दूसरा क्या होता है? जो होता है उपभोक्ता, एक तरह से कहा जाए कंज्यूमर होता है, उपभोक्ता वर्ग होता है। उपभोक्ता वर्ग होता है दोस्तों। उपभोक्ता वर्ग में हम लोग तीन उपभोक्ता देखते हैं: प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और सर्वहारी उपभोक्ता। और जो तीसरा होता है, जो सारे अवशेष बच जाते हैं, सड़ गल जाते हैं, उनको किसी बैक्टीरिया, किसी कवक या अपघटन कर दिया जाता है। तो तीसरा जो खाद्य श्रृंखला का अंतिम सिरा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं, यानी अपघटक कहते हैं। तो किसी भी खाद्य श्रृंखला के तीन स्तर होते हैं, जैसे उत्पादक वर्ग होता है, उपभोक्ता वर्ग होता है और अंतिम वो जो होता है अपघटक वर्ग होता है दोस्तों। अपघटक वर्ग यानी किसी भी खाद्य श्रृंखला में तीन घटक पाए जाते हैं: उत्पादक वर्ग, उपभोक्ता वर्ग और अपघटक वर्ग। अपघटक वर्ग का क्या काम होता है कि जो सड़ गल जाते हैं चीजें या पेड़ पौधे हो गए, किसी जीव जंतु को, उनको अपघटक कर लिया जाता है बैक्टीरिया द्वारा और पुनः क्या किया जाता है? इसी वायुमंडल में इन्हें छोड़ दिया जाता है दोस्तों। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? ए विकल्प है जीव विज्ञान, बी विकल्प है जैव भूगोल, सी विकल्प है भौतिकी या डी विकल्प है पारिस्थितिकी तंत्र। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम जीवों का और पर्यावरण के पारस्परिक संबंध का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकोलॉजी पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ए ओडम ने,
बी टांसले ने, सी टेलर ने, डी डार्विन ने। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी टांसले, यानी टांसले द्वारा इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक परिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? खेत, बांध, झील, पार्क। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी बांध। जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वह क्या होता है दोस्तों? जो बांध है वह नेचुरल रूप से बनाया जाता है। अगर हम खेत की बात कर लें, खेत जो एग्जाम्पल होता है उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल। और झील भी क्या होती है दोस्तों? जो झील होती है वो भी एक तरह से हम प्राकृतिक झील भी होती है और एक तरह से कहा जाए अप्राकृतिक झील भी होती है। पार्क भी इंसानों द्वारा बनाया जाता है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी बांध। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? ए भूताप, बी सूर्य, सी ग्रीन हाउस गैस, डी चंद्रमा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी सूर्य। जो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है दोस्तों, वह कौन सा होता है? सूर्य। यानी सभी को जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जितने पेड़ पौधों को, यानी सूर्य के कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य की रोशनी के जो एक मिश्रण बनाते हैं जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है, वह कौन होता है? सूर्य। यानी सभी जीवों को जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो माध्यम होता है वह कौन होता है? सूर्य के माध्यम से ही हम सबको भी ऊर्जा प्राप्त होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? ए जीरोफाइट, बी मीजोफाइट, सी हाइड्रोफाइट, डी हैलोफाइट। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। आपका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा बी मीजोफाइट। आपका सही उत्तर हैलोफाइट हो जाएगा, सॉरी दोस्तों। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? हैलोफाइट। यानी क्षारीय मृदा में उगने वाले सभी पौधे कैसे कहलाते हैं? हैलोफाइट कहलाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। विश्व जैव विविधता संरक्षण से कौन संबंधित है? ए नगोया प्रोटोकॉल, बी टोको प्रोटोकॉल, सी जिनेवा प्रोटोकॉल, डी सिंगापुर प्रोटोकॉल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नगोया प्रोटोकॉल। आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ए नगोया प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? ए पूर्वी घाट, बी अरावली, सी पश्चिमी हिमालय, सी पश्चिमी घाट। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को भारत का हॉट स्पॉट भी घोषित किया गया है, यानी आपका सही उत्तर होगा डी, पश्चिमी घाट में वनस्पति और जंतुओं की सर्वाधिक विविधता पाई जाती है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है? ए ग्रीन हाउस गैस की वृद्धि, बी वर्षा की कमी, सी परमाणु हथियार, डी जनसंख्या वृद्धि। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि। यानी ग्रीन हाउस गैसों द्वारा विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए ये गैसें क्या हैं? सर्वाधिक सर्वाधिक क्या है इसके लिए उत्तरदायी हैं दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले घरेलू उपकरण कौन सा है? ए कंप्यूटर, बी टेलीविजन, सी एयर कंडीशन, डी कूलर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी एयर कंडीशन। यानी एयर कंडीशन में जो गैसें भरी रहती हैं या ओजोन परत के लिए अत्यधिक हानिकारक होती हैं, तो इसलिए आपका उत्तर सही हो जाएगा एयर कंडीशन। यानी ओजोन परत का जो घरेलू उपकरण इस्तेमाल किया जाता है, इन सभी में एयर कंडीशन एक तरह से एसी जो है ओजोन परत को सर्वाधिक हानि पहुंचाती है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवों में खाद्य श्रृंखला का समुचित क्रम क्या है? ए घास, भेड़िया, हिरन, सर्प। बी है जीवाणु घास, खरगोश, भेड़िया। सी है घास, कीट, पक्षी, सी सर्प। डी विकल्प है घास, कीट, हिरन, सर्प। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी घास,
घास को कीट खाता है और कीट को क्या करता है, सांप खा लेता है दोस्तों। अगर हम ए विकल्प की बात करें, घास कभी भेड़िया नहीं खाता है दोस्तों। इसलिए जो श्रृंखला बन रही है वो यहीं से ब्रेक हो जा रही है, क्योंकि भेड़िया को कभी हिरन नहीं खाएगा और हिरन को कभी सर्प नहीं खाएगा। इसी तरह से जीवाणु घास को कभी खरगोश नहीं खाएगा, और खरगोश को तो भेड़िया खा लेता है लेकिन खरगोश जीवाणु घास को नहीं खाएगा। इस तरह से अगर डी विकल्प देखा जाए, घास कीट तो खाता है लेकिन कीट को कभी हिरन नहीं खाता है और ना हिरन को कभी सर्प खाता है। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी घास को कीट वाला पक्षी खा लेता है, कीट खाता है, और कीट को पक्षी खा लेता है दोस्तों, और पक्षी को सर्प भी कभी कभी निगल लेता है। तो आपका इसलिए सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? ए सदैव सीधा, बी सदैव उल्टा, सी कभी सीधा कभी उल्टा, डी अनियमित। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो पिरामिड बनता है दोस्तों, वह हमेशा सदैव कह दे सीधा ही बनता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी सदैव सीधा ही परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड बनेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैव भार का उल्टा पिरामिड किस परिस्थितिक तंत्र की विशेषता है? तो ए वर्षावन, बी महासागर, सी मरुस्थल, डी डेल्टा। तो आपका सही उत्तर उत्तर हो जाएगा वर्षावन। जो वर्षावन होगा दोस्तों, इसमें जो जैव भार होगा वो ऊपर की ऊपर हिस्से पर सर्वाधिक पाया जाता है, नीचे के हिस्से पर सबसे कम पाया जाता है। इसलिए क्या होता है, हमेशा उल्टा बनता है। और ये विशेषता कहाँ पाई जाती है, वर्षावनों में ये विशेषताएं पाई जाती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एक खाद्य श्रृंखला में पादप, हिरण, भेड़िया व शेर हैं। सर्वाधिक ऊर्जा किस में होगी? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा ए डी पादप, यानी सबसे ज्यादा ऊर्जा किस में होगी, पादप में। मान लीजिए दोस्तों, इसका जब हम मान लीजिए इसके पास 100 कैलोरी ऊर्जा है, जब इस पादप को हिरन खाएगा तो हिरन के पास क्या होगा, इसका 10%। अगर 10% निकालेंगे दोस्तों तो कितनी ऊर्जा मिलेगी इसको, कुल ऊर्जा का इसका 10% इसे प्राप्त होता है। इसी तरह से इसका 10% भेड़िए को प्राप्त होगा, और भेड़िए का 10% किसको प्राप्त होगा दोस्तों, शेर को प्राप्त होगा। तो यानी इस समय अगर देखा जाए, इन सब में ऊर्जा किसके पास सर्वाधिक है, पादप के पास है। यानी पादप के पास कंप्लीट 100% ऊर्जा है। तो आपका उत्तर सही होगा डी पादप। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण कौन है? ए शेर, बी मेढक, सी टिड्डा, डी हिरन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए डी हिरन। यानी जो द्वितीय उपभोक्ता होता है दोस्तों, जो प्राथमिक उत्पादक को खाता है, जैसे मान लीजिए पेड़ है, पेड़ को कौन खाएगा, हिरन द्वारा खाई जाएगी। तो ये कौन सा उपभोक्ता कहलाएगी, द्वितीय उपभोक्ता कहलाएगी। हिरन को शेर खाता है तो हिरन क्या होगा, तृतीय उपभोक्ता या सर्वाहारी हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी आपका जो उत्तर है डी हिरन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जीवों के एक समुदाय के दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापना को क्या कहते हैं? ए पारिस्थितिकी अनुक्रमण, जे भू रासायनिक चक्र, सी पारिस्थितिकी आक्रमण, या डी पारिस्थितिक पिरामिड। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी परिस्थितिकी अनुक्रमण, यानी जो एक जीव दूसरे जीव द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं, ऐसी प्रक्रिया को एक इन्वायरमेंट में या परिस्थितिक तंत्र में क्या कहा जाता है, परिस्थितिकी अनुक्रमण, यानी एक को हटाकर दूसरा काबिज हो जाना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ए चट्टानों का, बी मृदाओं का, सी फसल के रोगों का, डी जंतुओं के चलन का। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी मृदाओं, सॉइल, मृदाओं का पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। सर्वाधिक जातिगत विविधता कहाँ पाई जाती है? ए टुंड्रा प्रदेश में, बी टैगा प्रदेश में,
सी विषुवत-रेखी सदाबहार वन में, डी पतझड़ वन में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, विषुवत-रेखी सदाबहार वनों में सर्वाधिक जातिगत विविधता पाई जाती है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधों का भी सर्वाधिक विस्तार होता है। इसका रीजन है दोस्तों, क्योंकि यह विषुवत रेखा, यहाँ पर सर्वाधिक धूप रहती है, सर्वाधिक वर्षा होती है, जिसके कारण बहुत सारे घने जंगल इसी विषुवत रेखा के क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिनके कारण अधिक से अधिक यहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, विषुवत रेखी सदाबहार वनों में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है? ए अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप, डी उत्तरी अमेरिका। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए अफ्रीका, यानी अफ्रीका महाद्वीप में विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पार्क में किसकी सुरक्षा प्रदान की जाती है? ए केवल पौधों के लिए, बी केवल जंतुओं के लिए, सी पौधों तथा जंतुओं दोनों के लिए, डी संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र के लिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, पौधों और जंतुओं दोनों के लिए राष्ट्रीय पार्कों में सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है, यानी उन्हें संरक्षित किया जाता है। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सर्वाधिक हॉट स्पॉट किस महाद्वीप में चिन्हित किए गए हैं? ए एशिया, बी अफ्रीका, सी दक्षिण अमेरिका, डी आपका उत्तर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। तो आपका सही विकल्प होगा दक्षिणी अमेरिका, यानी दक्षिणी अमेरिका में सर्वाधिक हॉट स्पॉट चिन्हित किया गया है। इसीलिए कभी कभी दक्षिणी अमेरिका को हॉट स्पॉटों का देश, लैंड कहा जाता है या महाद्वीप कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी की सतह पर जल, वायु एवं भूमि सहित जीवों का मंडल क्या कहलाता है? ए स्थल मंडल, बी जीवमंडल, सी जल मंडल, डी वायुमंडल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी जीवमंडल, यानी जो पृथ्वी की सतह पर जल, वायु और भूमि का जहां एक साथ समग्र मिलन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैव मंडल या हम जीवमंडल के नाम से जानते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जीवों की संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं? ए रेड डाटा बुक, बी ब्लैक डाटा बुक, सी येलो पेजेस बुक, डी ब्लू डाटा बुक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रेड डाटा बुक, यानी हर साल रेड डाटा बुक में जो जीव संकटग्रस्त होते हैं या विलुप्त हो जाते हैं, ऐसी जीवों की जो लिस्ट बनाई जाती है, ऐसी बुक को क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक कहा जाता है। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा ए, यानी रेड डाटा बुक में इनका संकलन किया जाता है या सूचीबद्ध किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। IUCN किस क्षेत्र में संकलन एक संगठन है? ए जल संरक्षण के लिए, बी जीव संरक्षण के लिए, सी मृदा संरक्षण के लिए, या हम कहें डी खाद्यान्न संरक्षण के लिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, बी यानी जीव संरक्षण के लिए IUCN एक संगठन है जो जीवों का संरक्षण करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्वस्थानीय संरक्षण किसका उदाहरण है? ए टाइगर प्रोजेक्ट का, बी एक्वेरियम का, सी चिड़ियाघर का, डी ग्रीन हाउस का। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए टाइगर प्रोजेक्ट का, यानी स्वस्थानीय संरक्षण, टाइगर प्रोजेक्ट एक स्वस्थानीय का उदाहरण कहलाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। मानवीय क्रियाओं से पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है? ए अभ्यारण्य, बी राष्ट्रीय पार्क, सी जीव मंडल रिजर्व, डी टाइगर प्रोजेक्ट। तो आपका नेशनल पार्क जो होता है या मानवीय क्रियाओं के लिए पूर्णता प्रतिबंध होता है, यानी इसमें मानव को किसी भी तरह का इंटरफेयर करने की इजाजत नहीं होती है, यानी ये पूर्ण रूप से निषिद्ध होता है। तो आपका सही विकल्प होगा बी, यानी राष्ट्रीय पार्क। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का तप स्थल या हम कहें हॉट स्पॉट कौन सा है? ए पूर्वी घाट, बी पश्चिमी घाट, सी पूर्वी तट, डी पश्चिमी तट। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी तट, यानी भारत में जो दो प्रमुख हॉट स्पॉट हैं, एक पश्चिमी तट, दूसरा पूर्वी हिमालय, ये भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट है। तो आपका सही उत्तर है डी पश्चिमी तट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न प्रकार के कवक किस श्रेणी में आते हैं? ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी अपघटक,
डी अजैविक। तो आपका सही उत्तर होगा सी अपघटक। यानी कवकों को, जो जितने भी सारे कवक होते हैं, इनको किस श्रेणी में रखा जाता है? अपघटकों की। कि जैसे मान लीजिए कोई जानवर किसी जंगल में मर गया, जब सड़न के द्वारा उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, बहुत सारे कवक आ जाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कवक कहा जाता है। और ये कवक किस श्रेणी में रखे जाते हैं? अपघटक की श्रेणी में ये कवक रखे जाते हैं। तो आपका उत्तर सही होगा सी, यानी अपघटक। तो आपको दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। और बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आने वाला वीडियो जब भी हम लोड करें, जानो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ जो आपके लिए उपयोगी होगा। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।